जो चैप्टर करने जा रहे हैं जो चैप्टर का प्रश्न करने जा जा रहे हैं वो राज्य की नीति के निदेशक तत्व से यानी डीपीएसपी से है। पहले हम भाग पार्ट 1 में देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में देखेंगे भाग 1 में देखेंगे सामान्य परिचय और संवैधानिक प्रावधान से देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति के निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया? भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51। निदेशक तत्वों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इनका लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। किसका ये उद्देश्य? डीपीएसपी का। संविधान सभा के किस सलाहकार ने अधिकारों को परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय वर्गों में बांटने की सलाह दी थी? बी.एन. राव ने। बी.एन. राव की सलाह पर मूल अधिकारों को परिवर्तनीय यानी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है और डीपीएसपी को अपरिवर्तनीय श्रेणी में रखा जा गया। डीपीएसपी किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना पर बल देता है? बोल रहा है कि डीपीएसपी किस प्रकार की लोकतंत्र की स्थापना पर बल देता है। हम अब इसका शॉर्ट फॉर्म बोलने जाएंगे। राज्य की नीति निदेशक तत्व को डीपीएसपी किस पे बल देता है? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र पे। ये तत्व जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए राज्य के कर्तव्य निर्धारित करते हैं। प्रश्न 6 है, अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य की क्या परिभाषा है? अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य की क्या परिभाषा है? नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की वही परिभाषा है जो भाग 3 मूल अधिकारों के लिए है। आर्टिकल 36 विशेष रूप से इन तत्वों के संदर्भ में राज्यों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 37 के अनुसार डीपीएसपी की प्रकृति क्या है? ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है यानी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 38 के 1 में। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 38 के 1 में। आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने के लिए के निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया? 38 के 2 में। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संशोधित कर असमानताओं को कम करने पर जोर दिया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 39 के डी में। अब हम भाग 2 से देखने जा रहे हैं, विशिष्ट अनुच्छेद और संशोधन से। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 39 के क में। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया ताकि गरीबों को न्याय मिल सके। ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश कौन सा अनुच्छेद में देता है? अनुच्छेद 40 में। यानी ग्राम पंचायत से किस में रिलेटेड है? अनुच्छेद 40 में। बुढ़ापे, बेरोजगारी और बीमारी की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 41 में। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर काम, शिक्षा और सहायता सुनिश्चित करेगा। ये बात बोल रहा है 41 में। प्रसूति या मातृत्व सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ का उपबंध किस अनुच्छेद में है? 42 में।
कुटीर उद्योगों के विकास और कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 43 में। तथा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए कानून बनाना किस अनुच्छेद में? कहते हैं उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए कानून बनाना किस अनुच्छेद का हिस्सा है? अनुच्छेद 43 के क में। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज के उन्नयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में द्वारा जोड़ा गया था? ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। इसके माध्यम से अनुच्छेद 43 का ख में को संविधान में शामिल किया गया था। कहता है भारत के किस एकमात्र राज्य में वर्तमान में समान नागरिक सहायता यूजीसी लागू है? गोवा में। अब तो उत्तराखंड में भी कर दिया गया है। अनुच्छेद 44 से पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है, जो वर्तमान में केवल गोवा में प्रभावी है, साथ साथ उत्तराखंड में भी है। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 में क्या बदलाव किया गया था? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और देखभाल। इससे पहले 14 वर्ष तक शिक्षा दी थी, जिससे अब अनुच्छेद 21 के क के तहत मूल अधिकार बना दिया गया। प्रश्न 20 को देखने जाना। अनुसूचित जातियों एससी, जनजातियों एसटी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को रक्षा किस अनुच्छेद में किया गया? 46 में। कहता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 46 में। राज्य दुर्बल वर्गों को सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का प्रयास करेगा। अब भाग 3 में देखने ना स्वास्थ्य, पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। भाग 3 में देखने जा रहे हैं स्वास्थ्य, पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। मादक पेयों और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद में देता है? 47 में। 47 में बोलता है कि यह पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। किस अनुच्छेद में करता है? 47 में करता है। मादक पेय और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है। कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना किस अनुच्छेद में बात करता है? 48 में। इसमें गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध का भी उल्लेख है। किसमें? 48 में। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके तहत अनुच्छेद 48 के क को संविधान में जोड़ा गया। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों को संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 49 में। अनुच्छेद 49 में संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश किस अनुच्छेद में? 50 आर्टिकल 50 में। यह राज्य की लोक सेवाओं की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को पुष्टि करता है। प्रश्न 26 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति किस अनुच्छेद में? 51 आर्टिकल 51 में। यह राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता को निपटाने पर जोर देता है। किस में देता है? आर्टिकल 51 में। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार डीपीएसपी का मुख्य मूल्य क्या है? ये आर्थिक लोकतंत्र के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें भारतीय राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना, जो राजनीतिक लोकतंत्र को आधार प्रदान करता है। किसने कहा कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्त करने का माध्यम है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। केटी शाह ने डीपीएसपी की आलोचना किस रूप में की? मुराद केटी शाह ने डीपीएसपी की आलोचना किस रूप में की थी? एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। अब प्रश्न 30 है कि बी.एन. राव के अनुसार डीपीएसपी का महत्व क्या है? बी.एन. राव के अनुसार डीपीएसपी का महत्व क्या है? राज्य
प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व करें। अब इसका देखते हैं कि इन्हें नैतिक निदेशक मानते थे जो राज्य के अधिकारियों को ऊपर न दे सके। भाग 4 में देखने जा रहे हैं वर्गीकरण और क्रियान्वयन से संबंधित। डीपीएसपी को किन 3 मुख्य विचारधाराओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। डीपीएसपी को किन 3 मुख्य विचारधाराओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें पहला सामाजिक में गांधीवाद और उदारवाद में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्वों के अंतर्गत आते हैं। कौन सा अनुच्छेद आते हैं। इसमें फर्स्ट जो है ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में, गांधीवादी विचारधारा कुटीर उद्योग 43, मद्यपान निषेध 47 पे भी जोर देता है। समान नागरिक संहिता जो 44 में के अंतर्गत है किन श्रेणियों का हिस्सा है। उदारवादी तत्व का। इन्हें आधुनिक और उदार कानूनी के ढांचे की स्थापना का हिस्सा है। बच्चों को शोषण से बचाना और उन्हें स्वतंत्र वातावरण देना किस अनुच्छेद में है। बच्चों को शोषण से बचाना उन्हें स्वतंत्र वातावरण देना किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 39 के 4 में। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा बालकों के स्वस्थ विकास के अवसर को सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 4 के बाहर कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी जैसा निर्देश देता है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के बाहर कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी जैसा निर्देश देता है। अनुच्छेद 335, 350 के क और 351। कहता है अनुच्छेद 350 के क का मुख्य विषय क्या है। मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए थे। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए थे। अनुच्छेद 351 में। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करे। किसमें 351 में। अनुच्छेद 335 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 335 का संबंध किससे है। ये एससी और एसटी के सेवाओं में दावों का ध्यान रखना। मनरेगा योजना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 41। यह काम पाने के अधिकार को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। समान प्राश्रमिक अधिनियम 1976 किस अनुच्छेद से प्रेरित है। 39, अनुच्छेद 39। यह पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए सुनिश्चित करता है। अब हम भाग 5 देखने जा रहे हैं मूल अधिकार बनाम डीपीएसपी से। चंपक दुराईराजन बनाम मद्रास राज्य जो केस है कब हुआ था 1951 में। न्यायालय का क्या रुख था। न्यायालय का झुकाव मूल अधिकार की ओर था। इस केस में मूल अधिकारों को डीपीएसपी पर वरीयता दी गई। समन्वयनकारी निर्वाचन हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था। केरल शिक्षा विधेयक 1959 में। 25वें संविधान संशोधन 1971 में हुआ था द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31 के क में। बोल रहा फिर केशवानंद भारती केस जो 1973 में होता। अनुच्छेद 31 के बारे में क्या कहा गया था। इसे वैध माना गया लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन रखा गया। न्यायालय इसकी संवैधानिकता को स्वीकार किया और पर अदालती जांच का अधिकार सुरक्षित रखा। किस संशोधन ने सभी डीपीएसपी को मूल अधिकारों यानी जैसे कि 14/19/31 पर वरीयता दी गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो 1980 का क्या महत्व था। इसमें फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी के संतुलन को मूल ढांचा को घोषित किया था। न्यायालय ने 42वें संविधान की उस धारा को अवैध घोषित किया जो सभी डीपीएसपी की वरीयता को देती थी। वर्तमान स्थिति में किन अनुच्छेदों को 14 और 19 पर वरीयता प्राप्त है। अनुच्छेद 39 के ख और 39 के ग में।
मूल अधिकारों और डीपीएसपी का एक मुख्य अंतर क्या है? कहते हैं मूल अधिकारों और डीपीएसपी में एक मुख्य अंतर क्या है? मूल अधिकारों को नकारात्मक राज्य पर रोक है, जबकि डीपीएसपी का सकारात्मक राज्य के निर्देशक तथ्य है। मूल अधिकार राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, जबकि डीपीएसपी से कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। मूल अधिकारों का निलंबन कैसे होता है? विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के आधार पर आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है, जबकि डीपीएसपी लागू न होने पर स्वतः निलंबित माने जाते हैं। पंचशील समझौता और गुट-निरपेक्ष आंदोलन किस अनुच्छेद के आदर्शों को दर्शाते हैं? अनुच्छेद 51। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की नीति का हिस्सा है। अब हम देख रहे हैं भाग 6 में आलोचना और विविध तथ्य। डीपीएसपी की एक प्रमुख आलोचना क्या है? डीपीएसपी की एक प्रमुख आलोचना क्या है? इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, कोई लीगल सेक्शन नहीं है, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, जिससे इसका क्रियान्वयन और राज्य की इच्छा पर निर्भर है। इसमें संविधान का दर्शन निहित है। यह किसके बारे में कहा गया है? इसमें संविधान का दर्शन निहित है, इसके किसके बारे में कहा गया? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में। यह संविधान के मूलभूत आदर्शों और दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं। 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 38 में क्या नया शब्द या वाक्यांश जोड़ा? सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करना। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के दायरे को और विस्तृत करना था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस अनुच्छेदों को लागू करने के लिए बनाया गया था? 48 के क। यह पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा और संवैधानिक निर्देश का व्यवहारिक रूप है। स्थानीय निकाय यानी पंचायत नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद में किस संशोधन से मिला था? 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन के निर्देश का सफल है। इसमें जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार किस अनुच्छेद कहता है? जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार किस अनुच्छेद के लक्ष्यों से जुड़े थे? अनुच्छेद 39। यह संसाधनों के विकेंद्रीकरण और उचित वितरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। प्रश्न 57 देख रहे हैं। आजीविका का अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मूल अधिकार का हिस्सा माना गया था? जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में। न्यायालय ने डीपीएसपी में वर्णित आजीविका के सिद्धांतों को जीवन के अधिकार की व्याख्या में शामिल किया। बाघ परियोजना और हाथी परियोजना किस अनुच्छेद के अंतर्गत? बोल रहा है बाघ परियोजना और हाथी परियोजना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 48 के क में। ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाएं हैं। वृद्धों के पेंशन योजना किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 51 के तहत। वृद्धों के लिए पेंशन योजना किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 41 के तहत। यह बुढ़ापे की स्थिति में लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करती है। अब देखने जा रहे हैं प्रश्न 60। अनुच्छेद 43 ख का मुख्य उद्देश्य क्या था? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना था। इसे 2011 में 97 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब हम भाग 7 देखने जा रहे हैं। डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए कौन सा उत्तरदायी है? राज्य सरकार। यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह विधि बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। क्या डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति न्यायालय जा सकता है? नहीं। अनुच्छेद 37 के अनुसार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। 63 आर्थिक लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसने डीपीएसपी के लिए संदर्भ में किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 39 के ख का मुख्य विषय क्या था? ये समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण से संबंधित था। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हित का हो सके। अनुच्छेद
39 के क ख ग में अनुच्छेद क ख ग में किस आर्थिक बुराइयों पर रोक लगाने का निर्देश देता है? धन और उत्पादन संसाधनों के संकेंद्रण में। प्रसूति सहायता अधिनियम किस अनुच्छेद के व्यवहारिक रूपांतरण का परिणाम है? अनुच्छेद 42। अब 67 प्रश्न 67 देखना है। अनुच्छेद 45 में वर्तमान में किस आयु की वर्ग की बात की गई थी? 0 से लेके 6 तक। 46वें संविधान संशोधन के बाद 6 से 14 वर्ष का शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के कॉम में चलाया गया। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया था? 1978। किस अनुच्छेद से संबंधित है? 48 के क। यह वन संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाई गई नीति है। औद्योगिक विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के लक्ष्यों को पूरा करता है? औद्योगिक वाद अधिनियम किस अनुच्छेद के लक्ष्य को पूरा करता है? अनुच्छेद 43। यह श्रमिकों के अधिकारों और उसके जीवन की स्तर की रक्षा करता है। प्रश्न देखने जा रहे हैं 70 नंबर। अधिकारों को दो वर्गों में विभाजित करने का विचार किसका था? अधिकारों को दो वर्गों में विभाजित करने का विचार किसका था? BN राव का था। इसी आधार पर मूल अधिकारों को भाग 3 में और DPSP को भाग 4 में बने। सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है, यह कथन ऑस्टिन ने किसके लिए कहा था? DPSP के लिए। प्रश्न नंबर 72 के अनुच्छेद 39 के क को संविधान में कब जोड़ा गया था? 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 48 के तहत किन पशुओं के वध पर रोक लगाने की बात की गई थी? जैसे गाय हो गया, बछड़ों हो गया, अन्य दुधारू या वाहक पशुओं के लिए राज्य इसकी नस्लों के सुधार और परीक्षण के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 50 के पीछे का मुख्य तर्क क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किसमें करता है? आर्टिकल 50 में। कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचने के लिए दोनों का पृथक्करण आवश्यक है। पथ प्रदर्शक के रूप में सरकारों के समक्ष रखे गए विचार, यह किसका वर्णन है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का। ये मेरा राज्य की नीति निर्देशक तत्व से ये चैप्टर अब यहीं खत्म होता है।